भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। कल हमने कोरोना के कई विषयों पर चर्चा की और आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। आप यूं ही हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर प्रोत्साहित कर सकते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हर आपके जीवन से जुड़े हर विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज भी हम कोरोना पर चर्चा करेंगे और आज भी स्टूडियो में मौजूद है हमारी प्रतिनिधि शोभा भारती। शोभा जी, आपका नमस्कार, आपका स्वागत है। कल आईसीएमआर और एम्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये फैसला 1.5 साल बाद लिया गया। आईसीएमआर और एम्स ने फैसला लिया गया कि अब कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आखिर 1.5 साल बाद इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? क्या प्लाज्मा थेरेपी अब उपयोगी नहीं रह रही है? क्या कहेंगे शोभा जी? तो ये सही बात है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को बहुत कारगर माना जा रहा था, लेकिन 1.5 साल की एक लंबी रिसर्च के बाद ये नतीजे सामने आए हैं, जिसे आईसीएमआर और एम्स ने भी माना कि प्लाज्मा थेरेपी को जितना उपयोगी माना जा रहा था उतना उपयोगी ये नहीं रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, कई देशों में ये थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुई है। ये अगर इसको बेवजह इसको लेकर तो विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल पैनिक फैला रहे हैं, मरीजों को भी ये लग रहा है कि अगर उन्हें प्लाज्मा नहीं मिला तो वो ठीक नहीं होंगे, जबकि इसका कोई विशेषज्ञ का ये कहना कि कोई ऐसा सटीक वो नहीं मिल रहा कि ये इलाज में बहुत कारगर होगी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? कुछ जानकारी? प्लाज्मा थेरेपी जैसे ब्लड के एक पार्ट को अलग निकाला जाता है, जिससे कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं संक्रमित हूँ तो मेरे जो एंटीबॉडी मेरे शरीर में बनती है, उस एंटीबॉडी का प्लाज्मा जो है संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है, जिससे वो मरीज रिकवर होने लगता है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो रिसर्च सामने आई है उसमें यह है कि संक्रमित मरीज की इसमें कोई रिकवरी में कोई हाथ प्लाज्मा का नहीं है। नहीं, मेरा इसका मतलब ये है कि उसी से प्लाज्मा लिया जाता है जो संक्रमित और ठीक हो गया हो। जो ठीक हो गया हो उसके खून से प्लाज्मा लिया जाता है और उससे जो एंटीबॉडीज होती है उसमें उस एंटीबॉडीज से दूसरे मरीजों को ठीक किया जा सकता था, लेकिन अब यह पद्धति कोरोना के इलाज से बाहर कर दिया गया। एक और खबर है जो बहुत ही दुख देने वाली। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर के अग्रवाल का युग करवट से बहुत पुराना संबंध रहा। वे अक्सर अपनी खबरों को और अपने शोध जितने भी वो रिसर्च करते हैं उसके पूरी जानकारी युग करवट से शेयर करते थे। लेकिन एक बात और है कि डॉक्टर अग्रवाल ने कोरोना के 2 डोज लगा लिए थे, उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद, वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद है भट्टाचार्य जी, क्योंकि के अग्रवाल जी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और हमेशा वो समय समय पर अपने लोगों को जो है अपनी राय देते थे कि किस तरीके से रोगों से बचा जाए। यहाँ तक कि मरने से लास्ट टाइम तक भी ऑक्सीजन लगाकर वह मरीजों को, लोगों को कोविड से बचाने की जानकारी देते रहे थे। अंत समय में उन्होंने ये कहा था कि मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, लोग भी वैक्सीन लगवाएं और संक्रमण को किसी भी हालत में हल्के में ना लें। जी हाँ, उन्होंने अंतिम समय में भी कहा था कि मैंने वैक्सीन लगा ली है, आप लोग भी वैक्सीन जरूर लगाइए और वैक्सीन के माध्यम से ही कोरोना को हम परास्त कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद भी वो नहीं रहे। एक और खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी आईएमए से जुड़ी हुई है। आईएमए की ओर से बताया गया कि जब से कोरोना फैला है तब से अब तक पूरे देश में 244 डॉक्टरों की मौत हुई है। ये सिर्फ डॉक्टर्स है, नर्सों की संख्या नहीं है। 244 डॉक्टरों की मौत हुई है और दूसरी लहर में पिछले रविवार को अकेले 50 डॉक्टरों की जान गई है। बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुखदायी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस समय कोरोना संक्रमण में सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी मरीज होता है सबसे पहले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनके ही संपर्क में आते हैं मरीज। इस तरीके से उनकी मौतें हुई हैं, तो बेहद दुख है कि फिर भी उसके बावजूद भी डॉक्टर अपनी जान दांव पर लगाकर कोविड वार्ड में जाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो संक्रमण से बचाव करें और गाइडलाइन का
अनुपालन सख्ती से करें जिससे संक्रमण से बचा जा सके। जी हाँ, गाइडलाइंस का पालन किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। और डॉक्टर वो शख्स है जो मरीज से सबसे करीब होते हैं। डॉक्टर और नर्स सीधे मरीजों के साथ 24 घंटे रहते हैं। इस वजह से डॉक्टर भले ही कितने प्रिकॉशंस ले लेकिन संक्रमित हो रहे हैं। वैसे पुलिस, नर्सेज और पैरामेडिकल फोर्सेस, एम्बुलेंस ड्राइवर, ये भी फ्रंट रनर वॉरियर्स है। इनमें भी बहुत ज्यादा है संक्रमण फैल रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि भारत में जहां 1 लाख कितने 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, वहां इस तरह से डॉक्टरों की मौत हो जाए बहुत ही दुखदायी है। एक खबर आज ये आ रही है कि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब अक्टूबर तक कोई वैक्सीन विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, निर्यात नहीं की जाएगी। यह उस मांग के उसमें है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है। लगता है कि इससे थोड़ा सा वैक्सीन में लगाने में राहत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वैक्सीन देश से निर्यात होने की वजह से काफ़ी कुछ शॉर्टेज यहाँ वैक्सीन की हो रही है। देश में जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में अभी वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर निर्यात रुकेगा तो निश्चित रूप से देश के लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाई जा सकेगी, जिससे संक्रमण की रोकथाम में भी असर होगा। जी हाँ, दूसरी लहर आने से पहले जब सरकार देश के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी, उसी समय पूरे विश्व में वैक्सीन निर्यात की जा रही थी। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार की आलोचना की है। आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक पोस्टर लगा था जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार से कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आप विदेश को क्यों भेज रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है। शायद यह भी कारण है कि सरकार को निर्यात रोकने का फैसला लेना पड़ा। वैक्सीन को लेकर शोभा जी एक और बात हो रही है कि लोग अब कह रहे हैं कि जो शिक्षक है उनके लिए अलग, जो फ्रंट रनर वॉरियर्स है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, उनके लिए एक अलग वैक्सीन कैंप लगने चाहिए। जैसे शिक्षकों के लिए हो, पत्रकारों के लिए हो, पुलिस के लिए हो। इनको अभी तक पूरी वैक्सीनेशन इनका हुआ नहीं है, क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर आपने कहा था कि अगर हम दूसरे देशों का उदाहरण देखें, जैसे ब्रिटेन ने आज अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है और वहाँ के लोग अब बिना मास्क के और बिना लॉकडाउन के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम 35% अपने देश में वैक्सीनेशन करा दिया, जबकि हमारे देश में वैक्सीनेशन का परसेंटेज अभी बहुत कम है। तो निर्यात अगर रुक जाएगा तो हमारे देश में ये अप जाएगा और जिसकी वजह से हम लोग भी खुले तरीके से रहना सीख सकेंगे। अब रही बात फ्रंट लाइन वर्कर की, इस समय पुलिस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पत्रकार और ये एक तरह से फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को भी वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए और अलग से होना चाहिए, ताकि ये लोग सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, प्लस कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में भी ये लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। अगर इनके लिए अलग से वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जाए तो काफ़ी हद तक ये है कि संक्रमण की एक रफ्तार को बहुत तेज़ी से बढ़ने से रोका जा सकता है। जी हाँ, युग करवट भी सरकार से यही मांग करता है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, चाहे नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस ड्राइवर हो, पुलिस हो, पत्रकार हो, मीडिया हो और बहुत सारे लोग जो फ्रंट में रहकर काम करते हैं, उनके लिए विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करना चाहिए ताकि इन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। इसमें एक बात ये, जैसे सरकार ने जिस तरीके से शुरुआत में फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई थी, शुरुआत में कुछ दिन ये ड्राइव चला, उसके बाद फिर उन्हें सामान्य कर दिया गया, जिसकी वजह से या तो वो वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अभी भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वैक्सीन नहीं लग पाई है। अगर उनके लिए फिर से अलग से ये ड्राइव शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में देश भर के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को वैक्सीन लग जाएगा। जी हाँ, शोभा भारती जी ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत गहराई से कवरेज किया है। वो बता सकती हैं कि जो जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है वहाँ वहाँ लोगों की क्या परेशानियाँ हैं। आपने बहुत गहराई से कवरेज किया, चाहे संयुक्त अस्पताल हो या कहीं और दूसरा, तो वहाँ पे अभी भी लोगों की शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन मिल रही है तो खुले आसमान उन्हें लाइन लगाने पर। कल
अतुल गर्ग, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने निर्देश दिया है कि जहां जहां वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वहां वहां शेड बनाया जाए, बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाए। बहुत सारी परेशानियां वहां, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में आई है और वैक्सीन को बहुत कारगर इसमें माना जा रहा है, तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ भी बहुत है। लेकिन इस समय क्या कर रखा है कि सरकार ने सिर्फ 18 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चला रखा है, जबकि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल किए गए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन अब पूरे जिले में आप ये लगाइए कि इतना बड़ा जिला है, उसमें सिर्फ 16 सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है, तो भीड़ बढ़ना लाजमी है। अब धीरे धीरे सरकारी व्यवस्थाएं हो रही है, कहीं टेंट लगाए जा रहे हैं, कहीं बेंच लगाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि लोगों को फिर भी घंटों धूप में खड़े होकर अभी वैक्सीन लगानी पड़ रही है। अगर उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएं, तो वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ कम होगी और लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकेंगे। ये लोग डर भी रहे हैं कि कहीं वैक्सीनेशन सेंटर में जाने से जो भीड़ वहां पे है वहां से फिर संक्रमण को घर में रहे। अगर संक्रमण को वहां पे रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? भाई संक्रमण को देखिए, एक स्लॉट तय होते हैं कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पे 200 लोग जाएंगे, ठीक है। अब 200 लोग अगर सुबह तक एक बार पहुंच गए तो बाकी लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए, जो नहीं होता। लगातार लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचते हैं, भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाता। ज़्यादातर सेंटर्स पर आप यकीन मानिए कि ज़्यादातर सेंटर्स पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है, मजबूरी में लोगों को बाहर ही भीड़ लगा के खड़ा होना पड़ता है। स्टाफ है नहीं, पुलिस बल इतना है नहीं तो उन लोगों को सोशल डिस्टेंस में खड़ा कर सके। कुछ लोगों की शिकायत ये भी आई कि कुछ प्रभावशाली लोग या पुलिस के लोग अपने लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र में अंदर ले जाते हैं, लाइन से हटकर फिर अंदर वैक्सीन लगा लेते हैं। हाँ, ये शिकायतें चल रही हैं कि कुछ ऐसी शिकायतें कई जगहों से आई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरह की शिकायतें नहीं है। 1-2 सेंटर्स की मान लो तो उस पर शिकायत होने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। अब तो वैक्सीन जो लगाने के सेंटर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ये बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि उनके कहने पर सरकार प्रशासन ने वैक्सीनेशन केंद्र और बढ़ा दिए है। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो सिर्फ दावा है, अभी सिर्फ दावा है। वो चीज़ें जो घोषणा हुई हैं अभी वो हकीकत पर नहीं आई है। अभी भी हमारे जिले में सिर्फ 16 सेंटर्स चल रहे हैं। 16 सेंटर्स में लाखों की आबादी पर का वैक्सीनेशन होना संभव नहीं है। लाजमी है वहाँ भीड़ लगेगी ही लगेगी। आपने वैक्सीनेशन का बहुत गहराई से कवर किया है। अगर मान लीजिए कि कोई एक घर में एक महिला वैक्सीन लगाना चाहती है लेकिन वो डर रही है कि कहाँ जाए, किस तरह से जाए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वैक्सीन लगाना अब सुलभ हो गया? नहीं, अभी भी सुलभ नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन स्लॉट की बात करें, पहले तो ये था कि लोग ऑन द स्पॉट जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवा लिया करते थे, लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल निश्चित कर दिया कि ऑनलाइन बुकिंग होनी है। ऑनलाइन बुकिंग का ये हाल है कि स्लॉट खुलता है, स्लॉट खुलते ही मुश्किल से 15 मिनट में भर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा, 2-2 हफ्ते तक लोगों को वेट करना पड़ रहा है। जी हाँ, पहले आप अपना स्लॉट देखिए, फिर उस केंद्र से केंद्र पे नजर रखिए कि वहाँ वैक्सीन है या नहीं। अगर वैक्सीन है तभी उस सेंटर में जाइए और वैक्सीन लगाइए। हम तो कहेंगे कि आप वैक्सीन लगाइए, लेकिन थोड़ा सा बच के कि कहीं वहाँ जाने से संक्रमण तो फैल नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन वरुण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।